हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से MRY स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमने कल पढ़ा था 5 ईयर प्लान इन इंडिया गोल एंड अचीवमेंट का पार्ट 1 और उसमें हमने समझा था कि 5 ईयर प्लान इंडिया में कैसे आए, लॉन्ग पीरियड गोल्स क्या होते हैं, शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज भी पढ़ी थी हमने कल। आज हम समझेंगे कि फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991, मतलब कि 1951 जब से इकोनॉमिक पॉलिसीज, मतलब कि हमारी जो प्लानिंग कमीशन बनी है और जब प्लानिंग कमीशन 1951 में काम करना चालू करी, उसके बाद से लेकर 1991 तक का जो सिनेरियो रहा वो इकोनॉमिक पॉलिसी जैसी बनाई गई, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि उसके क्या फीचर्स थे और उससे हमें क्या लाभ हुआ। सबसे पहली चीज तो इकोनॉमिक पॉलिसीज जब बनाई जाती हैं तो वो उस स्टेज के लिए बनाई जाती हैं कि उस कंट्री का डेवलपमेंट हो। हमारी कंट्री की ग्रोथ कैसी थी? हमारी कंट्री की ग्रोथ बैकवर्ड थी और स्टैग्नेंट थी, मतलब कि स्लो थी। तो उसी हिसाब से जो हमारे जो गवर्नमेंट ने उस हिसाब से सोचा और सेंट्रलाइज प्लानिंग के द्वारा हमारी ये पॉलिसीज बनाई और पॉलिसीज के ये फीचर्स रखे। अब हम इन फीचर्स को बारी बारी समझते हैं। सबसे पहला आता है हमारा हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। अब जैसे कि हमारे दिमाग में आता है हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, हैवी रिलायंस ऑन का, और हैवी रिलायंस का मतलब क्या होता है? हैवी रिलायंस का मतलब होता है हमारा कि जितना भी लोड है, रिलायंस का मतलब जितना भी भार है हमारा, वो किस पे गया? हमारा पब्लिक सेक्टर पे गया। अब पब्लिक सेक्टर का हमने कल बताया था, हमारी गवर्नमेंट थी, उसने क्या करा कि पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दिया, ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर कम, यहाँ पर बढ़ावा दिया। तो पब्लिक सेक्टर में अगर हम देखते हैं, जब 1956 में हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज लागू हुई, तब 1956 में 17 इंडस्ट्रीज जो थी हमारी, वो हमारी पब्लिक सेक्टर के अंदर काम करती थी, और उसमें से जो 12 इंडस्ट्रीज थी वो हमारी किसमें काम करती थी? प्राइवेट सेक्टर में। तो आप इससे देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो जो ज्यादातर लोड था वो किस पर था? पब्लिक सेक्टर पर था। अब हम आते हैं रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर का जो डेवलपमेंट था उसको रेगुलेट किया जाता था। अब इसको ध्यान से समझिए, ठीक है? तो रेगुलेशन कैसे होता था यहाँ पर? देखिए, कभी भी कोई भी प्राइवेट सेक्टर को, मतलब कि कोई प्राइवेट कंपनी को अगर इस्टेब्लिश करना होता था तो उसकी लाइसेंसिंग जरूरी होती थी और उसको रजिस्टर कराना जरूरी होता था, ठीक है? डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1948 का जो एक्ट है हमारा, उसमें हमें ये बताया जाता है कि हमारी जो इंडिया की जो हमारे इंडिया में जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी कंपनीज हैं उनको इस्टेब्लिश करने के लिए आपको क्या कराना पड़ेगा? सबसे पहले तो रजिस्टर कराना पड़ेगा और साथ ही साथ उसकी लाइसेंसिंग होनी चाहिए, तभी वो कंट्री वर्क कर पाएगी। दूसरा, अगर हम देखते हैं मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट जो हुआ था हमारा 1963 में, 1963 में हमारा ये एक्ट लागू हुआ, ठीक है? तो इस एक्ट में क्या था? इस एक्ट में था कि जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर सकती हैं, ठीक है? ओनली पब्लिक सेक्टर्स की जितनी कंपनीज हैं वो ही उसको इस्टेब्लिश कर सकती हैं। तीसरा आता है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये हमारा इसमें एक फीचर हो सकता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से क्यों इसको ज़्यादा बढ़ावा दिया गया? क्योंकि उस टाइम पर इनकी ग्रोथ नहीं थी, इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ज़्यादा महत्व दिया गया। बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खड़ी करी गई, बैंक्स खड़ी करी गई, और साथ ही साथ इनके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा? कैपिटलाइजेशन करा फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिससे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ग्रोथ कर सकें।
और इसी में अगर हम देखें तो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको रेगुलेट करा गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम एक इंडस्ट्री को अगर हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो एक को रेगुलेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो वहां पर इकोनॉमी में गड़बड़ हो सकती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, हैवी इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे सबसे पहले दिमाग में आती है जहाँ पर हमारे इंजीनियरिंग गुड्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख रहे हैं तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भी हो सकती है हमारी, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो हैवी में हमारा पावर जनरेशन की जितनी भी कंपनीज हैं, ठीक है, वो आ जाएंगी। तो यहाँ पर क्या था, हमारा स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के लिए हमारी हैवी इंडस्ट्रीज खड़ी करी गई थी, मतलब कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसका रोल हो रहा था तो सिर्फ एक स्ट्रेटेजी के लिए कि जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज थी तो उनको प्रायोरिटी बेसिस पर, मतलब कि उनसे कुछ ना कुछ काम निकालने के लिए ही उनको एस्टेब्लिश करा था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पावर जनरेशन की किसी भी इंडस्ट्री को ले लें तो उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए भी काम आ सकती थी वो, इसलिए उसको स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस दी जाती थी, प्रायोरिटी दी जाती थी सिर्फ दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए हेल्प करने के लिए, बाकी उसमें कोई ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जाता था। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो थ्रस्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट से हमारा सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है इकोनॉमिक ग्रोथ पर। अब इकोनॉमिक ग्रोथ पर जब प्रभाव पड़ता है तो सीधी सी बात है कि उस टाइम पे क्या हुआ होगा कि जो गवर्नमेंट थी हमारी, तो उसने क्या करा कि सेविंग्स पर ऑफर करना चालू करा उसने हाई इंटरेस्ट, और जितने भी हमारी जो इन्वेस्टमेंट था, गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट कर रही थी वो किसके द्वारा कर रही थी, सब्सिडीज और कैपिटलाइजेशन के द्वारा वो इन्वेस्टमेंट कर रही थी। और ये उसका यहाँ पर रहा थ्रस्ट ऑन सेविंग और इन्वेस्टमेंट, इसके जरिए उसने क्या करा, इकोनॉमिक ग्रोथ करना चालू करी। दूसरा 6 पॉइंट अगर हम देखते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, जो हमारे फॉरेन कंपटीशन था उससे प्रोटेक्शन कैसे किया, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती थी कि हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट गुड्स का आना था और इंपोर्ट गुड्स हमारी कंट्री से बहुत कम ही जा रहा था, तो जो भी गुड्स यहाँ पर आता था उसको उसके ऊपर हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई जाती थी, जो भी फॉरेन से हमारा जितना भी इंपोर्ट होकर जितना भी हमारा गुड्स आता था। दूसरा अगर हम देखें फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि यहाँ पर फोकस किस चीज पर करा जाता था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब से यहाँ पर आते हैं हमारे फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज का यहाँ पर क्या था कि फॉरेन एक्सचेंज को बचाया जाए, सेव करा जाए, जिससे कि कंट्री क्या बन सके, कंट्री बन सके सेल्फ सफिशिएंट। तो इनको क्या करा जाने लगा, इनको सेव करा जाने लगा, जिससे ये कंट्री क्या बन जाए, सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल, फॉरेन कैपिटल इधर पे मतलब आता है कि फॉरेन से जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगाया गया, यहाँ पर एक एक्ट जारी करा गया, इसके तहत उसको क्या बोलते हैं हम, फीरा, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए फीरा, इसका मतलब होता है, फीरा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन एक्ट, ठीक है। इससे क्या होता था कि जो भी फॉरेन से जितना भी लोन लिया जाता था उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, ठीक है, इन कंपेयर टू जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कि एफडीआई हो, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता था। तो इस पर हमने लगाया था फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन एक्ट, ठीक है, मतलब कि जो लोन लिया जाता था दूसरी कंट्रीज से, ठीक है, तो उससे लोन लेने में यहाँ पर ज्यादा बढ़ावा दिया जाता था इन कंपेयर टू एफडीआई, एफडीआई को यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की बात करते हैं हम। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर जितनी भी पावर थी फॉर प्लानिंग वो किसको दी जाती थी, सेंट्रल को। इससे मुराद ये है कि यहाँ पर स्टेट
गवर्नमेंट हैव नो इंटरफियरेंस। हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती थी उसको कुछ भी इंटरफेरेंस करने की यहाँ पर इजाजत नहीं होती थी। सिर्फ और सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी हमारी, उसको ही यहाँ पर इजाजत होती थी कि वो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में मदद करे। अब हम बात करते हैं अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स ऑफ प्लानिंग। हमने गोल्स तैयार कर लिए और उसके बाद हमने इकोनॉमिक पॉलिसीज की फीचर्स भी बता दिए आपको। अब जब ये सब चीज अप्लाई करी जाए और जब गवर्नमेंट ने इसको अप्लाई करा, तब उससे गवर्नमेंट को क्या क्या अचीवमेंट्स हुए कंट्री में, वो हम अचीवमेंट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला अचीवमेंट क्या हुआ? इंक्रीज इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ। कैसे? ब्रिटिशर्स के टाइम पर, जब हमारे ब्रिटिशर्स थे, उस टाइम पर हमारी इकोनॉमी में नेशनल इनकम, मतलब कि नेशनल इनकम जो थी वो कैसी थी? उसका जो नेशनल इनकम का जो रेट था हमारा, वो था हमारा 0.5% पर एनम चल रहा था उस टाइम पे। ठीक है, कितना? 0.5% पर एनम। जब हमने प्लानिंग करना चालू करी, उस टाइम पर जो हमारा रेट था इसका नेशनल इनकम का, वो था हमारा 5% पर एनम। ठीक है, 5% पर एनम हमारा रेट पहुंच गया था। उसके बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या हुआ? इंडिया ने टारगेट रखा कि वो 2.1% पर एनम पर ईयर का, मतलब पर एनम का टारगेट रखा कि इतनी नेशनल इनकम होगी। लेकिन वो नेशनल इनकम कितनी पहुंची? फिर 4.2% पर पहुंच गई। इसका मतलब इकोनॉमी में नेशनल इनकम के स्तर पर कंट्री ने बहुत ज्यादा ग्रोथ करी थी। 11th प्लान में हमारी जो नेशनल इनकम थी हमारी, वो 5% से भी और ज्यादा पहुंच गई। अगर हम देखें तो 8.2% पर एनम यहाँ पर हमारी कितनी नेशनल इनकम पहुंच चुकी थी। इसके बाद जो इंडिया का जो नेक्स्ट टारगेट है, वो हम अगर देखें तो इंडिया का जो नेक्स्ट टारगेट है वो है हमारा 8% है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टारगेट अगर हम देख के चले तो 8% हमारा टारगेट है। दूसरा आता है हमारा राइज इन रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसमें कितना राइज हुआ। अगर हम कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ड्यूरिंग द प्लानिंग, जहां हमारी प्लानिंग चल रही थी, मतलब कि 1950 या 1951 का जो टाइम था हमारा, उस टाइम पर हमारी कितनी थी? उस टाइम पर हमारी 8.6 थी। मतलब कि 1950 या 1951 से के बीच में हमारी कितनी थी? 8.6% आप ले लीजिए। उसके बाद ये क्या हुई? निरंतर ग्रो करती गई। अगर हम देखें तो हमारा जो 11th 5 ईयर प्लान आया, उसमें हमारी लगभग 33% तक हमारी ये ग्रो कर चुकी थी। 33% तक हमारी ये इकोनॉमी हमारी किसमें? कैपिटल फॉर्मेशन में ग्रो कर चुकी थी। आने वाली अगर हम देखें तो 38% तक भी ये पहुंची, मतलब कि कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हुआ। तीसरा आता है हमारा इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर। इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज और इन एग्रीकल्चर की बात अगर हम करें तो एग्रीकल्चर में सबसे पहले तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गई बिकॉज ऑफ सेटअप ऑफ मैनी बोर्ड्स। जैसे कि जो हमारे जो इंडिया में इन एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए क्या करा गवर्नमेंट ने? सबसे पहले तो लोन देना चालू करा। ठीक है, और उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए, मतलब कि ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए हमारी कंट्री में क्या हुआ? फूड ग्रेन का ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, जिससे कि हमारी इंडिया से दूसरी कंट्रीज में इंपोर्ट होना, हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट होकर दूसरी कंट्रीज में जाने लगा फूड ग्रेन।
ठीक है। उसके बाद टेक्निकल चेंजेस की अगर हम बात करें तो बहुत सारी मशीन्स आई, जिससे एग्रीकल्चर की जितनी भी कल्टीवेशन थी और हार्वेस्टिंग थी वो होना चालू हुई। 19 1951 में हमारा जो ओवरऑल जो फूड ग्रेन था वो कितना था, 550 लाख टन्स, 550 लाख टन्स था। अगर हम बात करते हैं हमारी 2015 की बात करें अगर हम, तो हमारा कितना हो गया वो बढ़कर 2400 लाख टन बढ़ गया। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो हमारा 3% पर हमारा क्या फूड ग्रेन वर्क कर रहा है इन एग्रीकल्चर। ठीक है, 3.3% पर हमारा वर्क कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक की बात करते हैं, जिसमें हमारा क्या आता है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज तो अगर हम रेलवे से देख लें, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे ने कितना ज्यादा ग्रो करा। देखिए उस टाइम का अगर सिनेरियो रहा होगा तो उस टाइम पर जो पैसेंजर्स रेलवे का अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि उस टाइम पर कितने पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे होंगे और आज के समय में मतलब कि प्रेजेंट में कितने पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे हैं। अगर हम उस टाइम की बात करते हैं तो हमारे पैसेंजर्स कितने ट्रेवल करते होंगे 1951 जब से, मतलब अगर हम देखते हैं आंकड़े जितने भी वो कब से देखते हैं 1951 से देखते हैं, तो 1951 के टाइम पर हमारे कितने रहे होंगे, ठीक है 1284 मिलियन आप कह सकते हैं 1951। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा है ये। ठीक, उस टाइम पर रेलवे में ट्रेवल करते थे लोग। ठीक है 1951। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, अगर हम 2015 की अगर हम बात करते हैं तो वही हमारा बढ़ के कितना हो गया, वही हमारा बढ़कर हो गया 8224 मिलियन। ठीक है, पैसेंजर्स हमारे ट्रेवल आज के टाइम में कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम देखें पावर जनरेशन में इकोनॉमिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम देखते हैं तो पावर जनरेशन में उस टाइम पर जो हमारी जो पावर जनरेट होती थी मेगावाट में होती थी, मतलब कि 2300 मेगावाट की पावर जनरेशन होती थी। आज के टाइम में अगर हम देखें तो 2,97,000 मेगावाट एनर्जी आज प्रोड्यूस हो रही है। ये हो गया हमारा 1951 का, और ये अगर हम देखें तो प्रेजेंट में 2015 का। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे आ जाएंगे स्कूल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो डेथ रेट था वो हमारा घटा। ठीक है, अगर हम देखें डेथ रेट हमारा उस टाइम पर अगर था 27 पर 1000, अगर हमारा था डेथ रेट, डीआर की बात अगर हम कर रहे हैं तो वो घट के हमारा कितना हो गया 7 पर 1000 ड्यू टू ओनली हेल्थ केयर फैसिलिटीज। यही नहीं, जो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट था वो कितना था हमारा, सबसे पहले 32 ईयर्स था। 32 ईयर्स से वो हमारा हो गया 66 ईयर्स बढ़कर, बिकॉज ऑफ ओनली हेल्थ केयर फैसिलिटी। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा ये हमारा। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो लिटरेसी रेट भी हमारा ग्रो करना चालू करा।
सिक्स पॉइंट आ जाता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो करा। अगर हम उस टाइम की बात अगर हम करते हैं तो उस टाइम पर हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेट था वो था हमारा 5.6%। ठीक है, 5.6% था हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि अगर हम बढ़ के देखें तो 8.3% हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट जा चुका है। मतलब कि एम्प्लॉयमेंट अच्छा खासा हो रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, इसके लिए गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोले। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोले, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती थी कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था और उसके बाद गवर्नमेंट आपको जॉब देती थी। लास्ट आता है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब कि फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड की अगर हम बात करें तो हमारी इंडिया ने 1950 में 1950 की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पर 729 करोड़ हमारी इंडिया का फॉरेन ट्रेड था। ठीक है, और अगर हम उसको प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं, मतलब कि अगर हम 2015 की अगर हम बात करते हैं तो वही हमारा कितना हो जाता है, हो जाता है हमारा 46,35,000 करोड़ हमारा हो जाता है। इसी में अगर हम देखते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं अगर हम, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमारा कितना हो गया, अगर हम देखें तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो है हमारा 18 लाख करोड़ के करीबन है, और अगर हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो वो हमारा 27 लाख करोड़ के करीबन आ जाता है। मतलब कि अगर हम देखें तो हमारा इंपोर्ट हमारा अभी भी ज्यादा है एक्सपोर्ट से, मतलब कि अभी भी हमारा सरप्लस ट्रेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे अचीवमेंट और गोल्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि ये अचीवमेंट गोल्स तो हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी को क्या क्या फेलियर्स मिले जो हमने गोल्स बनाए थे। तो अब हम डिस्कस करते हैं फेलियर्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी में क्या क्या फेलियर्स है। सबसे पहला तो आया एब्जेक्ट प्लानिंग। एब्जेक्ट प्लानिंग का मतलब है कि प्लानिंग तो सही हुई थी लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया। ठीक है, डिफेक्ट क्या आया, डिफेक्ट हमारा करा किसने, पॉवर्टी ने। अभी भी अगर हम देखें तो 21.9% जो हमारी पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और अगर हम इंडिया की अगर हम देखें ऑल वर्ल्ड में तो 50% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज्यादा क्या है, पॉवर्टी से, मतलब कि पुअर है, पॉवर्टी से गुजर रही है। तो ये हमारी इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा फेलियर है जिसको हम बोलते हैं पॉवर्टी। ठीक है, दूसरा आता है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन में अगर हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट प्लान था, फर्स्ट प्लान में हमारा इन्फ्लेशन रेट कितना था, 6.2%। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, मतलब कि क्या होता है इसमें कि जो हमारी जो इनकम है, जो इकोनॉमी में जो रियल इनकम है जो पीपल की, ठीक है, वो क्या कर रही थी, इरोड होती चली जा रही थी। ठीक है, इरोड होती चली जा रही थी। ये इरोड क्यों हो रही थी, बिकॉज ऑफ हाई डिमांड। ठीक है, जो प्राइजेस थे हमारी, प्राइजेस की अगर हम इन्फ्लेशन में आते हैं तो हम प्राइजेस की बात करते हैं, जो हमारे प्राइजेस थे वो इंक्रीज करते जा रहे थे। तो हम फर्स्ट प्लान की अगर बात करें तो हमारा 6.2% जो प्राइस का जो रेट था वो इतना था। सेकंड प्लान की बात करते हैं 6.3 था। नाइन्थ प्लान में अगर हम आ जाते हैं तो 3.4%, मतलब कि यहाँ पर गिर गया। उसके बाद 11th प्लान की अगर हम बात करते हैं तो 7.4% हमारा प्राइस का जो रेट है वो पहुंचा। लेकिन अगर हम 2015 की बात करते हैं तो हमारा प्राइस रेट बहुत ज्यादा कम है, जो कि है 2%। ठीक है, तो ये है यहाँ पर एक सबसे बड़ा कॉज हो सकता है।
तीसरा आता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो फर्स्ट प्लान के दौरान 53 लैक्स हमारा क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट लोगों में था। उसके बाद 11th प्लान की बात करें तो वो बढ़कर कितना हो गया, 4 करोड़ हो गया। ठीक है, जो कि एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो बहुत बड़ा ये हमारा डिक्लाइन हो सकता है। ठीक है, डेफिशिट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो डेफिशिट इंफ्रास्ट्रक्चर में हम आ जाएगा कि पावर जनरेशन, ठीक है, उसके बाद हमारे आ जाएगा ब्रिजेस, स्कूल्स, ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं हमारी वो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में डेफिशिट लाए। मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने वादा तो करा कि इन सारी चीजों को बनाएंगे, लेकिन क्या हुआ पर इतना बजट नहीं बन पाता कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लगा पाए, क्योंकि शुरुआत की इकोनॉमी थी। गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा जब उसमें कंट्रीब्यूट करेगी, उसमें जब ग्रोथ होगी, जब उसमें सारी चीजें हमें पता चलेंगी। इसके बाद आती है हमारे इनएडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन। इनएडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा आता है कि इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वेलिटी। इकोनॉमिक और सोशल इक्वेलिटी कैसी थी उसमें, तो इकोनॉमिक और सोशल इक्वेलिटी की अगर हम बात करते हैं तो आज भी अगर हम देखें तो लोगों में हर टाइप की जॉब नहीं है। मतलब कि कुछ जॉब ऐसी हैं जिसकी इनकम ज्यादा है, कुछ जॉब ऐसी हैं जिसकी इनकम डाउन है, कुछ की तो ऐसी है कि जिनके पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, तो वो लोग कुछ ऐसा लेबरिंग वर्क कर रहे हैं कि उनकी इनकम और भी बहुत ज्यादा कम है। तो यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा कॉज होता है हमारा इकोनॉमिक इक्वेलिटी का, मतलब अभी भी इकोनॉमिक इक्वेलिटी नहीं है। दूसरा आता है हमारा सोशल इक्वेलिटी। मतलब कि अगर हम सोशल इक्वेलिटी की बात करें तो आज भी बहुत सारे लोग एजुकेटेड नहीं है, लिटरेसी रेट हमारा अभी भी बहुत कम है कुछ स्टेट्स का हमारी कंट्री में। तो उस वजह से हमारा सोशल कॉज यहाँ पर, सोशल इक्वालिटी यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 5 ईयर प्लान इन इंडिया। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे कल, और उसमें हम अच्छी तरह पढ़ेंगे, पूरा अच्छी तरह इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। बहुत इजी सब्जेक्ट है, आप लोग इसको टफ मत लीजिएगा। और 12th में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो 80 मार्क्स का पेपर है हमारा। 80 मार्क्स के पेपर में हमें 40 मार्क्स की अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ रही है तो 40 मार्क्स ही आएंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उससे कम नहीं आएंगे। ठीक है, ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।